अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है नेटो सप्लाई का मसला कि नेटो सप्लाई खोलने का वक्त जो है बहुत से लोग कह रहे हैं करीब आ पहुंचा, और बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद हम इस पर कोई भी हतमी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि अवॉइड कर रहे हैं शायद। नवाज शरीफ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर में और उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, जैसा कि बाज़ लोग समझ रहे हैं कि वहाँ जाकर वो बड़े बड़े ख़ानदानों से राब्ते कर रहे हैं और उन्हें सियासी तौर पर अपने लिए लाइन अप कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में टफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर भी दिया जा सके। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री दरपेश है इस वक्त पाकिस्तान को, और फैसला क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म और कायदे इख्तिलाफ के दरमियान तो इत्तफाक नहीं हो सका। अलबत्ता अब ये मामला कमेटी में है और कमेटी के हवाले से भी कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही कि इत्तफाक रहे तो वहाँ पर भी होना कुछ मुश्किल है। और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो नेटो सप्लाई है कि नेटो सप्लाई आखिर खुलनी है नहीं खुलनी, हमने क्या करना है इसके हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है हर तरफ। तो आपको क्या परेशानी है? सर ये खुल जाए ताकि अमेरिका कुछ पैसे दे, हमारा बजट आने वाला है। नहीं, आप परेशान ना हो, पैसे तो आ जाएंगे। अच्छा, वो वैसे भी आ जाए। नेटो सप्लाई जो है ना, उससे बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। हुकूमत पाकिस्तान की उम्मीद तो यह है कि वो सप्लाई खुले तो बजटरी सपोर्ट आए। कोलिशन सपोर्ट फंड जो है $1.3 बिलियन बिल्कुल, और वसूल करने लिए तो बहुत बड़ी रकम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, वो वसूल हो। अमेरिका जो चाह रहा है कि जनाब पैसे बचे हमारे, और बड़ा खर्चा उसको उठाना पड़ रहा है। और इस वक्त जो वहाँ फौजें हैं ना नेटो की और दूसरे ममालिक की, अमेरिका उनका 2/3 खर्चा वो उठा रहा है। ठीक है। और ये जब वहाँ से दूसरा रूट है ना सेंट्रल एशिया का और रूस का, वहाँ से कोई 5-6 हज़ार किलोमीटर पड़ता है वो। ठीक है ना। और ये जो कराची से होकर जाती है सप्लाई लाइन, ये 500 किलोमीटर है। और ऑब्वियसली वो बहुत महंगा हो जाएगा। वो बहुत महंगा है, अब जा रहे हैं। तो अब एक तो ये यानी अमेरिका को भी सहूलत होगी, यानी मजबूरी हम दोनों, नेटो भी खुश हो जाएगा जी। एक बात। दूसरा, वो जो हमारे यहाँ ट्रकों वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। हाँ, उनका बिजनेस बहुत चमकेगा। जो लूटने वाले हैं, तालिबान के भी बहुत से ग्रोह ऐसे हैं जो भत्ता लेते हैं इनसे, सप्लाई वालों से। अच्छा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे ना ये काम। जी जी। परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने आप हाथ उड़ा लिए थे, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे। अब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भत्ता लेते थे तालिबान जगह जगह के, और उनसे कुछ ना कुछ अब चीजें भी ले लेते थे। ठीक है। बाद औकात लूट लेते थे, बाद औकात तेल जो है वो छीन लेते थे। ठीक है। तो कुछ उनका रोजगार भी लग जाएगा। वाह, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं तो इसमें। पुलिस वाले हैं जी, और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं। ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट छापी वाशिंगटन पोस्ट ने जी। उसमें 2 पाकिस्तानी अखबारनवीस है और एक साहब वहां बैठे हुए, उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है। अब वो पुलिस वाले जो वो भत्ता लेते जगह जगह। अच्छा, ट्रक गुजरने का। एजेंसियों वाले उनमें भत्ता लेते। और फिर पेशावर में बेशुमार लोग वो हैं जो माल बेचते हैं। ठीक है। जो चोरी होता है वहां से ना, या छीन लिया जाता है। नेटो के भी जो सोल्जर्स जो है वो बेच देते हैं ना, साबुन बेच दिया, तौलिए बेच दिए, अमेरिकी झंडे बेच दिए, वो और खाने पीने की अशिया बेच दी, कोई तौलिए अब अपना आपके जो कलमल बेच दिए। तो ये सारा सामान जो है पेशावर में आके बिकता है। एक पूरी इकोनॉमिक्स है इससे जुड़ी, पूरी इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप देखिए कि जो असला है, बाज लोग तो ये कहते हैं कि असला पहले जाता ही नहीं था, बाज कहते हैं नहीं असला जाता भी था और लूट भी लिया जाता था। अच्छा। और बाज कहते हैं कि वो जो वहां के सोल्जर्स हैं नेटो के, उनसे वो भेज देते हैं आगे असला। बहुत खूब। तो अभी जो लियारी में गड़बड़ हो रही थी, वहां ये पुलिस वाले ने कहा कि लियारी में जो असला इस्तेमाल हुआ है वो वही असला है जो नेटो फोर्सेस इस्तेमाल करती। अच्छा। इस तरह के पिस्तौल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें ऐसी हैं जो असला वहां से खरीद के ले आती थी, या वहां से सप्लाई हो जाता था, या रास्ते से लूट लेती थी। तो कई कारोबार जो थे बंद हो गए थे। ठीक है। अब ये सप्लाई, और फिर सप्लाई अगर बहाल होगी तो कई कारोबार चलेंगे। दुरुस्त। अच्छा, और इससे आप देखिए भत्ते से लेके बजट तक सब चीजें हरकत में हैं। 10,000 जो ट्रक है वो इसमें लगे हुए थे। ठीक है। अब उनकी भी रोजगार है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत से हलकों में तो खुशी की लहर दौड़ गई है। हाँ। और फिर हमारे जो दफाए पाकिस्तान वाले हैं
जी, हमारे दोस्त हैं वो कुछ परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे जो मौलवी हजरात हैं जो हमारे दोस्त हैं, मैं तो उनको दोस्त हूँ बड़ा भाई, अच्छा, वो परेशान है। हालांकि जब एमएमए की हुकूमत थी उससे सारा ये कारोबार चलता रहा और अब ये जो सप्लाई है ये जाने से ज्यादा अब वापस आने की सप्लाई है। अच्छा, यानी जो असला वहां मौजूद है वो वापस भी तो लेके जाना है ना। अच्छा, उसको निकालना है, निकालना डालना भी तो नहीं है। है, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि 3-4 साल जो आने वाले हैं जी, उनमें ये आपको एक मईशत जो है उसमें एक खासा बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन अच्छा, हुकूमत जो है जी, अब वो पहले तो पहुंची आसमान पर, बिल्कुल, अब कभी जमीन पे आती है, कभी रास्ते में फड़फड़ाती है, कभी आसमान से गिरती है, कभी खजूर पे बैठती है। सिर्फ हुकूमत या फौज भी? नहीं, फौज भी बेचारी उसके साथ ही है ना। अच्छा, और वो भी उसके साथ है। हाँ, हम यूं समझे कि हुकूमत भी फौज के साथ बंधी हुई है। वो ठीक क्या कहा किसी ने, मौलाना जफर अली खान ने, कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। गो मुश्ते खाक है मगर आंधी के साथ है। तो फौज उठाया, बिठाया, लटाया, चलाया, भगाया, बुलाया, तो ये सारे काम जो हैं वो कहते हैं फौज करा रही है। हाँ, और हमारी सियासतदान कहते हैं और फौज वाले कहते हैं कि ये सियासतदान हमें ख्वार कर रहे हैं। एक दूसरे को दोनों ही ख्वार कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं ना। नतीजा ये है कि वो यानी बहाली का फैसला मुश्किल फैसला है। नहीं, बहाली इसलिए मुश्किल हो रहा है कि पहले जो आसमान सर पर उठा लिया था, हाँ, माफी मांगो, ये करो, उन्होंने वो कहा करो। जी हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अमेरिकन ने कहा ये सलाला चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ है गलती से हो गया उनके बकौल, और हम एक मुश्तरका तहकीकात करते हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल नहीं, ये आपने जानबूझकर किया है, हम कतन इस तरह की तफ्तीश नहीं करेंगे। हुकूमत से नहीं पूछा, खुद ही ऐलान कर दिया। अब जनाब आप तफ्तीश नहीं चाहिए, फिर क्या करें? फिर उनका माफी मांगे, फिर कमेटी बैठ गई, कमेटी ने क्या क्या जनाब रेजोल्यूशन किया। अब मेरे एक दोस्त हैं बड़े हुकूमत में सरगर्म, वो कहते हैं आप जो कमेटी जो है उसकी जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है ये मशरूत नहीं है एक दूसरे के साथ। उन्होंने कहा है ड्रोन हमले बंद कर दो, उन्होंने कहा माफी मांगो, उन्होंने कहा सप्लाई लाइन पर एग्रीमेंट करो जी। तो ये सारी चीजें अलग अलग पढ़े आप। अच्छा, एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, माशाल्लाह जो भी कर ले। तो वजीर आजम जो कहते हैं हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। इससे क्या देखिए, मुराद? अभी जो उनको बुलाया गया लंदन में जी, और इतनी आओ भगत हुई, ठीक है, और जनाब वजीर आजम साहब ने फरमाया कैमरून ने कि जनाब आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है, आपका दोस्त हमारा दोस्त है। और यहां तो हमारी अपोजिशन तो उन्हें वजीर आजम मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा आप जमहूरियत के जो आपने कमाल कर दिया, जमहूरियत के मुहाफिज है। तो जो इतना ये लफ्जों का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया उनको, मालूम हुआ ये नेटो सप्लाई भी इसमें छुपी हुई थी। और फिर आ गया इन्विटेशन सदर साहब को, बिल्कुल, वो बड़े नेटो के सेक्रेटरी जनरल दौड़ भाग, तो हम नहीं बुलाते, हाँ, कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान की। बिल्कुल, अब जनाब फौरन हजूर आप तशरीफ लाइए, चश्म भरा है। इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन अब बाहर से, अब आज कोर कमांडर्स का इजलास भी, काबीना का इजलास भी, काबीना ने तौसीक कर दी डीसीसी के फैसलों तो की। आंख तो मार दी है हुकूमत ने। अच्छा, वो आगा शोरश काश्मीरी कहा करते थे पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते अख नाल गल कर गई। आंख तो गल तो हो गई है कि अब जरा बाल हो रही है। शाहिद साहब, इस पे मैंने आपसे एक दो और क्वेश्चंस भी पूछने हैं कि कब तक ये हम दीवा जो है बुझ जाएगा और काम चल पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है नेटो सप्लाई के हवाले से। शामी साहब, इस वक्त हमारा अगर आप फिस्कल लॉस अगर हम देखें, जो उस वक्त जो मालियाती डेफिसिट, जो मालियाती खसारा है, माली खसारा, वो तकरीबन 7% ऑफ द GDP है, जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है आइंदा बजट में। इसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली भी बढ़ती चली जा रही हैं। हमारा इन्फ्लेशन का नंबर भी बड़ा हाई जा रहा है, 13%, डबल डिजिट्स में है। इससे नज़र ये आ रहा है कि अगर हमें $1.5 अरब ये ना मिले और हमें मुसलसल फॉरेन एक्सचेंज ना मिलता रहे, और करंट अकाउंट जो लॉस है, डेफिसिट, वो भी पिछले साल के मुकाबले में 30% हाई है। सूरत हाल ये है कि अगर पैसे ना मिले तो डॉलर जो है वो $125 का, पेट्रोल जो है वो $250। ये आपको आज पता चला?
नहीं, ये पहले के फिगर्स ख्वाब आया आपको? नहीं, ये फिगर्स हैं। तो फिर जब ये फिगर्स वो हैं जी, तो हमें सोच समझ के पॉलिसियाँ नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। फिर ये दौरे इस तरह करने चाहिए। आप तो सारे दौरों पर खर्च कर लेंगे, आपको 2-4 बिलियन डॉलर का और भी मिल जाए तो आप 2-4 और दौरे कर लेंगे। इसका क्या इलाज है मेरे पास? नो डाउट इसका इलाज नहीं है, लेकिन इकबाल कह गया ना, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। अच्छा, यानी कम पैसों की वजह से हम कम पैसों से कुछ नहीं होता। अब अवाम जो है, आधे लोग तो बगैर पैसों की जिंदगी गुजार रहे हैं ना। जी बिल्कुल। जिनके पास पैसे हैं वो भी वैसे हो जाएंगे जिनके पास नहीं है। देखिए, पैसों से कौमें नहीं मरती। फकरो फाका जो है वो कौमों को नई तकवीत देता है, बशर्ते के फकर बांट दिया जाए पूरी कौम में। और ये जो हमारे लल्ले तलल्ले हैं, ये हमें लेके बैठ जाएंगे, ये दीमक की तरह चाट लेंगे। लेकिन शम्स साहब, एक दिन में अब आइडियल सिचुएशन तो नहीं पैदा हो सकती ना? आप घबराए नहीं। देखिए, ये जब आपको, मेरा जो रोना है वो ये है कि जब आपको अपने हालात का पता है, आपकी अपनी लिमिटेशंस का पता है, तो फिर उसके मुताबिक आपको अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, उसके मुताबिक आपको आपके मुतालबे करने चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि हम आपसे माफी मांगने को तैयार हैं, ठीक है, रिग्रेट करने को तैयार हैं, आप उस वक्त कबूल नहीं कर रहे, आप कर ठहर जाओ। यानी ये जो एक किस्म की, एक मैं से कहूंगा यतीमाना डिप्लोमेसी, ये आर्फन डिप्लोमेसी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ अपनाई जा रही है, दुनिया में कहीं नहीं होती। पहले एकदम बांस पे चढ़ जाओ, आसमान पे पहुंच जाओ, फिर जमीन पे पहुंच जाओ, पहले सर पे आओ फिर पांव पे आ जाओ। वो हमारे यहाँ कहना कि जुलाहे का बेटा ये कहने लगा कि अब्बा अब्बा मुझे एक कार ले दो। हाँ। उन्हें कहा बेटा इतनी महंगी? उन्हें कहा चलो फिर खेस ही ले दो। तो भाई बात यह है कि ये जो डिप्लोमेसी है ये बड़ी अहमकाना है। आपको बड़े वकार के साथ, तदब्बुर के साथ अपना भरम रखना चाहिए और अपने मामलात इस तरह करने चाहिए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते थे कि वो उस वक्त तक कोई बात कमिट नहीं करते जब तक कि उससे बाहर निकलने का, मुकरने का रास्ता तलाश ना कर ले। लेकिन इसमें हमारी वजीर खारजा की सादगी भी शायद और कम उम्री ना वजीर खारजा को कोई ताल्लुक नहीं इससे। अच्छा, हाँ, वजीर खारजा बड़ी मासूम है। आपके वजीर खारजा है खुद सदर जरदारी साहब, गिलानी साहब, कियानी साहब। अच्छा, 3 वजीर खारजा हैं आपको नमौजूद सर, और जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी गाड़ी खींच रहे हैं, और शायद यही इस सारी खराबी की जड़ है। और देखिए, असल में बात यह है पूरे वकार के साथ, तदब्बुर के साथ अपना हमला करें। अब कोर कमांडर्स जो हैं वो जी आज फैसला करें, कैबिनेट फैसला करे, डिफेंस कमेटी, ओ भाई ये सारे काम आपको सोच समझ के पहले करने चाहिए थे। और अब आप इसको ओनरशिप नहीं ले रहे। हुकूमत जनाब कभी इधर गेंद फेंक रही है, कभी उधर फेंक रही है, और इसलिए कि हमारे खिलाफ जुलूस निकल जाए। भाई अगर आप फैसला कर लें तो निकलता रहे जुलूस, आपको इससे क्या है? तो गोया बॉटम लाइन क्या होगी फिर अब इस सारी कंफ्यूजन की? बॉटम लाइन क्या? लाइन तो बिलाखिर वही होगी कि ये सप्लाई तो खुलेगी। अच्छा, यानी अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस दिन बंद हुई थी उस दिन भी ये सवाल मौजूद था कि ये कब तक बंद रहेगी। ठीक है, और आज भी ये सवाल है। आज क्योंकि 48 मुल्कों के साथ आप कुट्टी नहीं कर सकते। ठीक है, और जब ये मामला आखिरी दम पर है, आखिरी दम पर, तो आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अब उन्होंने कोई धमकाया, कोई ललचाया, कुछ आंखें निकाली, कुछ आंखें दिखाई, कुछ आंखें बिछाई, और आपको इधर ले आए हैं। अब आपने उनको बता दिया भाई ये हम करने वाले हैं, सब्र कर ले जरा थोड़ा सा। अब इधर उधर लोगों को झांका दे ले। मैटर ऑफ आवर्स, डेज और वीक्स। बस कोई आप परेशान ना हो। अच्छा, अब आप अपने बजट की फिक्र। ये बात ये है कि ये तो होगा, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं कि ये मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं जी। ये किताब मैंने पढ़ी, ये ताज़ा छपी है। ये कौन सी किताब है? ये है फकीर रंग। अच्छा, ये जनाब सरफराज अहमद शाह साहब की किताब है। ठीक है, जो के लाहौर के जय्यत सूफिया में से हैं, बल्कि पाकिस्तान के कह लें जी। ये किताब जो है जी, सरफराज शाह साहब साहिब कश्फ है जी, बहुत एक बिजनेस मैनेजमेंट के माहिर हैं, प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, कमा कर खाते हैं। अच्छा, पीरी मुरीदी का नहीं खाते। अच्छा, यानी इनके नजराने नहीं है? नजराने नहीं है।
और मुस्तकबिल बीनी भी करते हैं, मुस्तकबिल पर नजर है। अच्छा। और बाज़ औक़ात इनके अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और मान भी लेते हैं गलत हो गए। जैसे डॉक्टर है ना, वो तशख़ीस करता है, गलत हो जाता है, जो अशारे आते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है, यानी तज्जियाकार ही है। हाँ, तो तज्जियाकार तो मानते नहीं ना, ये मान जाते हैं हाँ भाई ये को लगता है वो इशारा समझने में गलती हो गई, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है। अब इनकी जो किताब है, इनकी पहले किताब छपी थी कहे फ़कीर, इनके मलफूजात जो मजलिस होती है ना इनकी, उसमें जो लोग सवाल जवाब करते हैं उसको पर कलम बंद कर लेते हैं। और पहली किताब छपी 2 महीने में उसके 5 एडिशन छपे। अच्छा। और अब ये दूसरी किताब है, ये भी उनके मलफूजात है। अब मैं आपको सिर्फ आप नेट और सप्लाई का मामला जरा इसके हवाले से गौर करें। जी श्याम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम ये इख्तिबास सूफिया के मामले में भी ब्रेक आ सकती है। ब्रेक बड़ी जालिम है, सूफिया के मामले में भी आ जाती है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम एक किताब के हवाले से बात कर रहे थे, नेटो सप्लाई से कुछ ताल्लुक आपने इस किताब का निकाला था। देखें, सरफराज साहब फरमाते हैं कि मैं एक ज़माने में हुकूमत के साथ काम कर रहा था, कंसल्टेंट होंगे क्योंकि ये बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। तो वहाँ ब्रीफिंग के दौरान एक साहब ने वाक़या बयान किया जो मिस्र का था। कहते वहाँ एक साहब जो है जंग से पहले इसराइल की, एक साहब आ गए और बड़ी जज्बाती तकरीरें करते थे और लोगों को उकसाते थे और इसराइल के ख़िलाफ़ एक हंगामा बर्पा किया हुआ था। बड़ा असर और रसूख हो गया, उन सोसाइटी में बड़ी इज्जत कायम हो गई उनकी। और इतना वो जर्नैलों के करीब गए कि उनको वो साइट्स भी उन्होंने दिखा दी बॉर्डर की कि जनाब आप देखिए जो ये हाइट्स हैं गोलान, इनके ऊपर कोई आ नहीं सकता वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। और वो जो भी उनका दिफा था मिस्र का अपना, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ इसराइल को रिपोर्ट कर दी। वो जासूस थे इसराइल के दरअसल। अच्छा। और वो मिस्र जो है उसकी सारी दफाई तैयारी धरी की धरी रह गई, इसराइल ने वहीं अटैक कर दिया। ठीक है। तो ये हकीकी वाक़या उन्होंने बयान किया। उनका कहने का मतलब यह है कि जो लोग शोर मचाते हैं, हंगामे करते हैं, जज्बाती तकरीरें करते हैं, अमेरिका के खिलाफ उभारते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ उभारते हैं, डट जाओ, मर जाओ, लड़ जाओ, वो सारे मुखलिस नहीं होते। उनमें ऐसे भी छुपे हुए हैं जो मरवाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। आपके दोस्तों में? हाँ, मेरे दोस्तों में नहीं, आपके दोस्तों में, जिन्हें आप अभी कह रहे थे नहीं, वो गुस्ताखी नहीं, हद अदब। ठीक है सर। मगर मैं आपको वो ये कहते हैं हमने इसे हर मामले को जज्बाती रंग में रंग लिया है। मुसलमान मामलात का जज्बाती तज्जिया नहीं करता, बहुत ठंडे दिल से मामलात को बड़ी गहराई से देखता है, क्योंकि मोमन मामलात को रब के नूर से देखता है। ठीक है। और रब ताला में सतहियत नहीं गहराई है। जी। तज्जिया करो, नफा नुकसान देखो, दूसरे का नुकसान देखो, अपना नफा देखो, अल्लाह ताला को हुक्म देखो, अपनी ताकत देखो, दूसरे की ताकत देखो, अपनी सलाहियत देखो, अपनी लिमिटेशंस देखो, और फिर अपनी तदबीर करो, फिर फैसला करो, इसमें डट जाओ। ये नहीं कि 4 नारे उधर मारो और फिर 4 नारे उधर मारो। और अभी मुझे जनाब मेजर वसीम चौधरी साहब हैं मेरे दोस्त, उन्होंने डिफेंस लाहौर से अभी मैसेज किया है, बड़े फौजी अफसर हैं, बाखबर रहे हैं, ISI में भी रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा जनाबे वाला नेटो सप्लाई बहाल हो जाएगी हफ्ते को, सैटरडे को, क्योंकि इतवार को होगी छुट्टी और जुमा जो है उससे कुछ डर लग रहा है। तो आप अच्छा। तो ये अब ये क्या कहते हैं, अब ये सारा मामला तय होने की तरफ चल, अब वो खत्म हो गया जी, अब इरादा कर लिया। शाम साहब, अगली खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मसला दरपेश है। फैसला कैसे होना है, किसने करना है, अब ये पार्लिमानी कमेटी पे भी यह मामला। देखिए, चौधरी निसार अली साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुशावरत में शरीक नहीं होऊंगा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। ठीक है। उनका ये मौक़िफ़ जो है किसी ने उसकी हमायत नहीं की, ना वकीलों ने, ना पूरी अपोजिशन। वो फंक्शनल प्राइम मिनिस्टर है,
सारे काम कर रहे हैं, शम्स साहब इस दौरे कर रहे हैं, असेंबली में बैठे हैं। इस कमेटी के जो मेंबर है ना तमीना साहिबा, अभी उनकी बात भी सुनते हैं जी। उन्होंने कहा मैं मुशावरत में शरीक नहीं होता। ठीक है। अब यह मामला रेफर हो गया पार्लियामानी कमेटी को जी, जो दस्तूर में तरमीम गई थी उसके मुताबिक। बिल्कुल। उसके हैं 12 मेंबर। ठीक है। 6 अपोजिशन के हैं और 6 गवर्नमेंट से। बिल्कुल। अब उनको फैसला करना है। अब खुर्शीद शाह साहब उनके चेयरमैन मुंतखब हो गए आप, क्योंकि अपोजिशन में हजरत मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रफीक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी शामिल हैं। ठीक है। उनका वोट उधर गया, वो 7 हो गए और इधर रह गए 5। और इस तरीके से खुर्शीद शाह साहब का खुर्शीद जो है वो बुलंद हो गया। ठीक है, तुलू हो गया। अब ये तहमीना दौलताना साहबा से अब पूछे, आप ये भी कमेटी तहमीना साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना दौलताना साहब। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताइए कि ये कमेटी जो है जी, अब ये फैसला कैसे करेगी? सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पर करेगी या 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर? नहीं जी, कमेटी के फैसले तो 2/3 अक्सरियत पर ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने गवर्नमेंट को कहा कि पिछली दफा आप चेयरमैन बने थे, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन बने थे, तो इस दफा आप हमें ऑपोजिशन को भी चेयरमैन बनने दें, जिसके लिए मेरी पार्टी ने मेरा नाम दिया। और मगर हुकूमत की हटदर्मी तो यही है ना कि वो सिर्फ खुद ही सब कुछ रखना चाहते हैं। तो फिर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नहीं, इस दफा नहीं, अगली दफा सही। अगली दफा कब आनी है? क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक काम अब रह गया है, वो है इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, और उसके बाद फिर ये कमेटी की जरूरत ही नहीं है। वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने कहा हम औरत की क़यादत नहीं मानते तो फिर उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। नहीं, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेनजीर साहिबा के साथ तो वो हमेशा साथ रहे, मगर जब तहमीना दौलताना आई तो फिर हैदरी साहब खुर्शीद शाह साहब की तरफ चले गए। इसीलिए तो खबर उड़ी हुई थी कल कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या ये फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन में है या क्या ये हुकूमत में है, या क्या ये वक्त के साथ साथ फैसले अपने बदलते रहते हैं, ये नहीं मुझे पता। चलिए बिल आखिर आपको कभी कभी समझ आएगी, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आपने कहा है 2/3 अक्सरियत से फैसले कैसे होते हैं कमेटी के? कमेटियों में तो फैसले अक्सरियत से होते हैं जी, मगर ये जो इसकी रूल्स हैं और जजेस कमेटी के रूल्स अपनाए गए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स में, और उसके अंदर ये है कि 2/3 से इलेक्शन कमीशन का जो बनेंगे उनको बनाया जाएगा। तो खुर्शीद शाह साहब ने तो कहा है कि मैं वादा करता हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के वादा करता हूं कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो शख्स बिल्कुल वो होगा जो बिल्कुल सही होगा। अब ये बात सोचने की है कि जो खुर्शीद शाह साहब या जरदारी साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब सही समझते हैं वो सही है, या वो सही है जो एक सही इंसान होता है, या वो सही है जो मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं। कब तक फैसला हो जाएगा तहमीना साहिबा इलेक्शन कमिश्नर का? देखें जी, अब चेयरमैन तो वो बन गए हैं जी। अब चेयरमैन ने नोटिस भेजना है कि इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 नाम तो उन्होंने भेजे हैं, जो आपने नहीं दिए अभी नाम आपने? जी, अभी तक हमने नहीं दिए, क्योंकि हमारा एक और भी तो मसला है ना जी, क्योंकि ये डिस्कशन होनी थी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चौधरी निसार साहब की। अब चौधरी निसार साहब ने पहले तो कहा कि हाँ जी हम बैठ के बात कर लेते हैं, मगर जब से वो मुकदमा उनके खिलाफ हो गया यूसुफ रजा गिलानी साहब का, उसके बाद उनकी पोजीशन इज वेरी क्वेश्चनेबल। अब ये है कि चौधरी निसार अली साहब जज्बाती हो गए जरा ज्यादा, और कुछ आप भी जज्बाती होती हुई मालूम हो रही है, इसलिए खुदा हाफिज। ठीक है जी, आपको बहुत शुक्रिया दौलताना साहिबा कि अब इसका मतलब है कि ये मामला अभी मुस्तकबिल करीब में तय नहीं। 2/3 मेजॉरिटी तो फिर होगी, तो फिर कंसेंसस करना पड़ेगा, धक्का तो नहीं चलेगा। और धक्का चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हुकूमत जो है फिर धक्कम पेल से जाएगी। जी शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे और कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब सिंध में हैं और यके बाद दीगरे जा रहे हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए जा रहे हैं और एक एक दिन में 2 जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए एक टेंशन का बायस है या नहीं सिंध में? नहीं, टेंशन का बायस होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों बातें कैसे दुरुस्त हों? इसलिए कि एक तो टेंशन ये है कि पीपल्स पार्टी की एक अपोजिशन वहाँ बन रही है, ठीक है, और दूसरी बात यह कि एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। देखिए, सियासी जमातें जब आगे बढ़ती हैं, जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब जो सिंध के शहर शहर में जा रहे हैं और सिंध के बासर ख़ानदानों से रब्ते कर रहे हैं। मुमताज़ भुट्टो साहब जो उनके साथ आए हैं, अगरचे अब तो वो 80 साल के हो गए जी, लेकिन उनके बेटे तो जवान हैं। क्या नाम है उनका? पीर बख्श भुट्टो या जी 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 बिल्कुल। तो वो उनके साथ खड़े होते हैं जलसों में, बिल्कुल होते हैं। तो बात यह है कि उसमें अब लोगों को विन ओवर कर रहे हैं। हम ख्यालों के साथ भी उन्होंने मुआहदा कर लिया, बिल्कुल। यह भी एक बड़ी कड़वी गोली थी जो निकली है, और अरबाब रहीम साहब भी उनके साथ आ गए, हमारे हुमायूं अख्तर भी आ गए। अब इस पर भी गुफ्तगू तफसील से होनी चाहिए, लेकिन कल करेंगे। शम्स साहब, सवाल बहुत सारी हैं। पहले एक बात सुन लें, ये नवाज शरीफ साहब की सियासत और मुस्लिम लीग हम ख्याल, इस पर कल गुफ्तगू होगी। बिल्कुल ठीक है, कल गुफ्तगू, कल ना रोज मारिएगा। नहीं, बिल्कुल कल गुफ्तगू करेंगे। मुनव्वर साहब हैं सऊदी अरब से। जी, अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से हैं? मुनव्वर हसन साहब हैं क्या? जी नहीं, मैं मुनव्वर शायद उम्र पे गए हुए हो। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी दुआ है। ये मुनव्वर हुसैन है जी। अर्ज ये है कि मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, यही अर्ज करना चाहता हूं कि क्या ख्याल है, हमारे लोग बहुत ज्यादा ही सादा और मासूम ज्यादा नहीं हो गए हैं कि हम ऐसे लोगों से उन चीजों की तवक्कुआत कर रहे हैं जो सिरे से उनके पास है ही नहीं, वो बिल्कुल अपोजिट हैं। मतलब जैसे कि हम जरदारी साहब से या गिलानी साहब से, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ, क्योंकि मेरा यकीन ये है कि जरदारी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपका देखे ना, आपका फरमाना बजा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले आपके इस दावे को नहीं मानते। तो असल में तो पीपल्स पार्टी वालों का दावा मानना पड़ेगा, उनके मुखालिफों का दावा तो नहीं मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप अपनी तवक्कुआत को कुछ दुरुस्त कर लें, उनका किबला दुरुस्त कर लें। अनायत साहब हैं बहावलपुर से। जी, अस्सलाम वालेकुम अनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। अच्छा शामी साहब, एक सवाल है पहले छोटा सा, ये कि बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के आपने मुझे जवाब देना है कि क्या नेटो सप्लाई जो है वो हमारे लिए, मुल्क के लिए मफाद में है या नहीं है, एक। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर नेटो सप्लाई बहाल हो जाती है तो क्या अब इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या होगा? अब क्या वो सप्लाई रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे, या धरने देंगे या नहीं देंगे? देखिए, बात यह है कि नेटो सप्लाई अगर तो पार्लियामेंट की करारदाद के ताबे हो तो मैं बहुत खुश हूँगा, और अगर पार्लियामेंट की करारदाद के अलावा हो, यानी अमेरिका ना कोई माफ़ी मांगे, ना माजरत करे, ना कुछ करे, और हम जनाब उसी तनख्वाह पे काम शुरू कर दें, तो मैं खुश नहीं हूँगा और इमरान खान साहब की नाखुशी में शरीक हूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है, जो काम करती है, उस पर एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। अगर मज़ाहमत होगी तो फिर ये बहुत ख़राबी की बात होगी। तो हमें इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत को शिकस्त देने की कोशिश करनी चाहिए, या उस पार्टी को लाने की कोशिश करनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हो। इसके अलावा कोई चारागार नहीं है। एहतजाज अपनी जगह है, लेकिन बगावत जो है वो अपनी जगह है, वो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। आजम साहब हैं सियालकोट से। जी, अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। शामी साहब कैसे हैं? आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मौलाना ने तो फहमीदा मिर्जा साहिबा को कोलिशन पार्टनर होने के बावजूद वोट नहीं दिया था, और न ही कभी बेनजीर साहिबा को एतमाद का वोट दिया। आफ्ताब शेरबाव के साथ तो एहतियात जरूर था। असल में नून लीग ने तमीना साहिबा को नामजद करके राय फ़िलहाल इख्तियार की है। अच्छा, लिहाजा मौलाना के बारे में इतनी जिद और तासुब क्यों है मीडिया में? नहीं, ठीक बात है। चलिए, होना ये चाहिए था कि वो किसी तरफ वोट ना देते। लेकिन बहरहाल ये भी एक आपकी राय में वजन है, ये तो बात पे गौर करना चाहिए था, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मशावरत कर लेनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून को। शाहनवाज साहब हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब। हाँ जी
सर मेरा सवाल नेटो सप्लाई की बहाली के सिलसिले में, जिस सिलसिले में आपने कहा है कि हफ्ते वाले दिन जो है वो नेटो सप्लाई जो है खुल जाएगी। आप मुझे तो एक फौजी अफसर जो है रिटायर्ड, उन्होंने ये इतला दी है, दोस्त ने आपको इतला दी है। सर मेरी गुजारिश ये है, आज़ाद कश्मीर कोटली से मेरा ताल्लुक है, कि इस सिलसिले में हमें क्या यकीन होगा कि जो सप्लाई खुली है इसमें कोई असला या कोई इस तरह की चीजें भी साथ ही जो है ना वो स्मगल होती रहेंगी, या इसमें कोई चेकिंग का सिस्टम होता है? ये कुछ सिस्टम तो होता है चेकिंग का, और बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि असला पहले भी नहीं जा रहा था। असला तो भारत नहीं जाना चाहिए, असला तो अब वापस ले जाया जाएगा अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान को $1 मिलियन रोजाना मिलेंगे। ये एक गैर मुल्की अखबार की रिपोर्ट है। $3 अरब से ज्यादा बनते हैं साल के। $65 करोड़ बन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे जनाब इतने पैसों का? चलिए दौरा ना कर ले कहीं रूस का, और $1 अरब इमीडिएट मिलेगा। 1 अरब यानी तो फिर भाई बहुत दौरे करने पड़ेंगे, $4.5 अरब ये दौरा ही पड़ जाएगा हमें तो। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और नवाज शरीफ वाली गुफ्तगू जो है वो हम कल पर मौकूफ़ रखते हैं कि सिंध में उनकी एक्टिविटीज़ क्या है और उनकी सियासत किस रुख पर जा रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।